क्या आपको लगता है सर कि अभी भी सोसाइटी में, समाज में झिझक बरकरार है? एक सीरीज़ है पंकज त्रिपाठी की जो बहुत ही फेमस है और उसमें वो अपनी समस्या बताने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका जो गनर है वो उस पर सारा कुछ डाल देते हैं। क्या आपके पास भी इस तरह से लोग आते हैं? मेरे पास बहुत सारे वीआईपीज आते हैं, तो बहुत सारे लोग अपना नाम गलत बताते हैं। इस ज्ञान को क्या बोला है कि गुप्त रोग। किस किस तरह की समस्याओं को लेकर सर आते हैं? अगर मेन जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, यदि हम किसी मेल की समझें तो दो समस्याएं मेल है। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो वो उसके कारण क्या है? देखो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लिंग के अंदर तनाव की कमी, इसके 3 मेन रीजन है। आपने शुगर की बात की, डायबिटीज की बात की, इसका आपके सेक्सुअल हेल्थ से क्या कनेक्शन है? ईडी और डायबिटीज सास बहू जैसा रिलेशन है। मोस्ट ऑफ डायबिटिक पेशेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम साथ में आती है। पॉर्न का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। पॉर्न को अलग अलग लोगों की अलग अलग इस पे राय है। पॉर्न का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, और पॉर्न का जो नेगेटिव पॉइंट ये है, कई बार लोग बहुत वाइल्ड हो जाते हैं। तब ये जो वाइल्ड होना, ये सिर्फ मानसिक कहीं से कोई एक विकृति है? यदि आप और आपका पार्टनर उस एक्ट में दोनों वाइल्ड हो रहे हैं और उस एक्ट को एंजॉय कर रहे हैं। ओरल सेक्स है, एनल सेक्स है, ये है क्या नेचुरल तरीके से है या? ऐसे भारत में कम से कम 100 टेम्पल्स हैं। ये अननेचुरल नहीं है। बीमारियों की बात अगर की जाए तो इससे जुड़ी हुई बीमारियां किस तरह की आती हैं? अगर कोई बहुत सावधानी नहीं दे रहा है या कई जगह जा रहा है तो किस तरह की बीमारियां? एड्स के अलावा जो बाकी की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जैसे कि नाइट फॉल को लेकर जो है खासतौर से टीनेज में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। आपका सीमन बन रहा है, आपके पास सेक्सुअल पार्टनर नहीं है, आप मैस्ट्रुबेट कर नहीं रहे हो, तो वो बनेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी यदि बहुत ज्यादा है तब उनका डिस्टरबेंस लाइफ में होता है। लड़कियों महिलाओं में किस तरह के केसेस और समस्याएं सामने आती हैं आपके सामने ज्यादातर? एक तो लो लिबिडो, डिजायर कम हो जाती है फीमेल की एजिंग के साथ साथ। वेजिनिस्मस एक बीमारी होती है जिसके अंदर जब पीनिस जब वेजाइना में जाता है, वाकई कोई एक स्टैंडर्ड साइज या जैसे कि पॉर्न में दिखता है तो वो तो देख के लोगों की आंखें फट जाती हैं और उस तरह का एक डिजायर और चीजें होती होंगी। देखो लिंग का साइज जो है ना, दोस्तों, एक आंकड़ा है कि भारत में हर तीसरा पुरुष किसी न किसी यौन समस्या से ग्रसित है और इसके समाधान के लिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाता बल्कि नीम हकीम के पास जाता है, गूगल पर रास्ता ढूंढता है और कई बार इस तरह के जो तरीके हैं वो उसके लिए खतरनाक, जानलेवा तक साबित होते हैं। क्यों नहीं हम इस तरह के विषयों पर बात करते हैं? क्यों शर्माते हैं, झिझकते हैं? जबकि हम अगर इतिहास में जाए तो हमारे पूर्वज कई बार इस पर बड़े ही विशद और बेहतरीन ग्रंथ लिख चुके हैं। इतना खुला समाज था उस वक्त का। क्या वजह है? विडंबना है कि जिस चीज से हम सभी गुजरते हैं सभी उसको छिपाते भी हैं। कुदरत ने जिसे बड़ी खूबसूरती से बनाया था, हमने अपनी सोच से उसे गंदगी और गुनाह तक का नाम दे दिया है। तो खैर, हमारी इसी सोच पर से पर्दा हटाने के लिए, जमी धूल को हटाने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर अमित जोशी हैं, जो एमडी फिजिशियन हैं और सेक्सोलॉजिस्ट हैं। 15 साल से ज़्यादा उनका अनुभव है और वो इस तरह के विषयों पर बड़े ही लॉजिकल और वैज्ञानिक तरीके से समाधान देते हैं। तो आइए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पिंक सिटी से आप आए हैं, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं। आपका इतना लंबा अनुभव है सर, तो क्या आपको लगता है सर कि अभी भी सोसाइटी में, समाज में झिझक बरकरार है? उसी तरह से लोग मतलब छुप छुप के आपके पास आते हैं? अच्छा, मुझे एक सीन याद आता है। एक सीरीज़ है पंकज त्रिपाठी की जो बहुत ही फेमस है और उसमें वो अपनी समस्या बताने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका जो गनर है वो उस पर सारा कुछ डाल देते हैं कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, और कालीन भैया के नाम से उनका वो कैरेक्टर है मिर्ज़ापुर में। तो क्या आपके पास भी इस तरह से लोग आते हैं? मेरा मेन मकसद है जानने का कि वो झिझक है या कुछ समाज खुला है इसको लेके। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि आपने इस बोल्ड टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। सेक्स पे बात करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी जो ऑडियंस है वो उसकी ऑडियंस क्या सोचेगी उसके पॉडकास्ट के बाद
वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पॉडकास्ट होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी पे होते हैं, धर्मों पे होते हैं, पॉलिटिक्स पे होते हैं। सेक्स पे बात करना एक बहुत मुश्किल काम है, सेक्स पे सवाल पूछना बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। तो इसके लिए कलेजा चाहिए, ब्रेवनेस चाहिए, जो आपने दिखाई। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि क्या लोग आते, तो देखो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, और मैंने शायद दुनिया की लगभग हर कंट्री विजिट करी है, वहाँ के लोगों के साथ काम भी किया है। तो ऐसा नहीं कि ये हिंदुस्तान में ही लोग ऐसा करते हैं। चाहे वो अमेरिकन मेंटेलिटी है, चाहे वो यूरोपियन मेंटेलिटी है, वो दुनिया की कोई भी मेंटेलिटी हो, हर आदमी सेक्स की बात करने के लिए परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जोक्स हैं कि वो कॉन्डोम लेने जा रहा है, पहले 4 क्रॉसिन खरीदेगा, फिर वो हल्का सा हाथ उस पे रखेगा कि ये भी दे दो। और कई लोगों में तो इतना करेज नहीं होता कि वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि यार तुम खरीद के ले आओ, मुझे शर्म आती। तो ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग करते हैं। और मेरे पास बहुत सारे वीआईपीज आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। तो हम जब मेरा स्टाफ उसकी हिस्ट्री लेता है तो बहुत सारे लोग अपना नाम गलत बताते हैं। अच्छा, हमें पता होता है कि ये शायद गलत बता रहा होगा, तो हमारे दिमाग में रहता है। तीसरी चौथी मीटिंग के बाद जब वो सेक्सुअली फिट होता है, उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ, मेरा इलाज हो गया, या मैंने जीवन में सेक्स पहली बार एंजॉय किया अपनी 50 साल की लाइफ में, तो वो बताता है कि मेरा नाम ये है, मैं फला फला जगह से एमएलए हूँ, मैं फला फला जगह से एमपी हूँ। मतलब जो कालीन भैया है वो तो एक छोटा गैंगस्टर टाइप हो गया। मैं बात कर रहा हूँ एक एमएलए, एक एमपी, एक ब्यूरोक्रेट, एक आईपीएस। इट्स अ वेरी कॉमन। सही बात है। एंड अच्छा, जीवन में सर कामयाब होना एक, मतलब आप पैसे आ गए, पोजीशन आ गई, वो एक अलग लीग है, अलग चीज है। लेकिन आप सेक्सुअली फिट हैं, यौन लाइफ आपकी सही है, ये एक अलग बात है। अब वो कहाँ चूक होती है कि इस तरह की चीजें सामने आती हैं? देखो, सबसे पहला जो चूक है, हम ये भूल जाते हैं कि जो काम है वो मोक्ष का एक द्वार है। यदि आप भारतीय साहित्य को समझें, भारतीय फिलोसॉफी को समझें, तो उसमें सीधा लिखा गया है अर्थ, काम, मोक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें। तो जब आप मोक्ष को तभी जा पाओगे जब आपने काम पे विजय प्राप्त कर लिए। तो आप काम के बारे में सोचना ही बंद कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो आपका पीनिस है वो एक पेन ड्राइव है, वो आपका ऑर्गन नहीं है। इसको कभी भी हटा दोगे, कभी भी लगा दोगे। यदि आपके दांत में दर्द है तो आप दांत वाले के पास जाओगे, पेट वाले के पास जाओगे। लेकिन जब आपको सेक्सुअल इश्यूज आते हैं तो आपको अंदर से गिल्ट फील होता है, आपको अच्छा लगता है, मतलब आप शर्माते हो। मुझे यही चीज लोगों को समझाने की, आपको शर्मा क्यों रहे हो, ये आप ही का हिस्सा है। इसको नेचर ने आपको जब से पैदा हुए हो तब से दिया है। दांत बाद में आए हैं, सुनाई बाद में देने लगा था, दिखाई बाद में देने लगा था, सोचने में बाद में लगा था, लेकिन सुसु मैंने पहले दिन से ही किया था। तो ये ऑर्गन जिस दिन में आया था उस दिन था, जब तक मरूंगा तब तक रहेगा। दांत चले जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, कान सुनना बंद हो जाएगा, बाल चले जाएगा, लेकिन ये रहेगा। तो ये इतना प्रीशियस ऑर्गन है हमारे शरीर का, और इतना प्लेजरेबल ऑर्गन है कि दुनिया की सारी खुशियां देता है। दुनिया के सारे क्राइम, मोस्ट ऑफ क्राइम आज बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है शरीर का, और कुदरती है, और कुदरत ने दिया है। कुदरत ने दिया है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं से खरीद के लाके लगा लिया। लेकिन अजीब बात है ना कि ये जो मैंने कहा कि जो सभी करते हैं लेकिन सभी छुपाते हैं, और गलत जानकारी की वजह से कई बार होता है कि लोग गलत चीज़ों में फंस जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो, सोसाइटी के लिए हानिकारक हो। इस तरह की भी चीज़ें सामने आती हैं सर? बिल्कुल। क्यों आती है? क्योंकि उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो इस ज्ञान को क्या बोल दिया, इस ज्ञान को क्या बोला है कि गुप्त रोग। ये गुप्त नहीं है। ये गुप्त क्यों है? क्यों है? ये गुप्त नहीं है, इस पे सदियों से काम हुआ है।
इस पे कितनी बुक्स लिखी गई है, कितना साइंस है, पूरा दुनिया का रिप्रोडक्शन इससे हो रहा है, पूरी दुनिया इससे चल रही है। और उन देशों से पूछिए जिन लोगों की आबादी घट रही है, उनका अस्तित्व का गार पे वहां की सरकार पैसा दे रही है कि बच्चे पैदा करो, हम तुमको $3,000 देंगे, $5,000 देंगे। सही बात है। तो हमें ये जो ऑर्गन है, प्रीशियस ऑर्गन है, हमें इसी बारे में अवेयरनेस समझानी है लोगों को कि आपको यदि कोई तकलीफ है तो आपको ओपन अप होना है। सबसे पहला ओपन अप होना है कि हमारी सोसाइटी के अंदर पेरेंट्स ओपन अप हो कि बेटा कोई इशू मुझे बताओ, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है मेरे से बात करो। और सेक्स एजुकेशन की बात पेरेंट ही करे तो ज्यादा अच्छा है बजाय टीचर के। बेसिक चीज तो पेरेंट समझा ही सकता है कि बेटा रात को मंजन कर रहे हो, रात को पेस्ट कर रहे हो, तो एक बार अपने सुसु को भी साफ कर लिया करो, अपनी वेजाइना को भी एक बार क्लीन कर लिया करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल आए, पेन हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यदि हम बात करेंगे तो ही सॉल्यूशन आएगा। और अगर इसी से आप बच रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो तमाम तरह की समस्याएं आती हैं जो आप लोग डील करते हैं, हल करते हैं। किस किस तरह की समस्याओं को लेकर सर आते हैं? अगर ज़्यादातर मेरे पास सारे लोग आते हैं, महिला आते हैं, पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, होमोसेक्सुअल्स आते हैं, ट्रांसजेंडर्स आते हैं। तो मेन जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, यदि हम किसी मेल की समझें तो 2 समस्याएं मेल है। पहला इरेक्शन नहीं आना और दूसरा जल्दी डिस्चार्ज होना। ये 80% प्रॉब्लम्स जो है मेल्स के अंदर यही रहती है कि या तो खड़ा नहीं होगा या जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जिसके अंदर एक्ट करता ही रहता है, 1-1 घंटे तक सेक्स करता रहता है, उसको इजैकुलेशन नहीं होगा। एनइजैकुलेशन, सीमन निकलेगा ही नहीं बाहर। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें टेस्टिकल डेवलप नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, वीर्य बनना बंद हो जाता है, इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं होते या स्पर्म काउंट कम होते हैं। तो ये मेल के अंदर मेन समस्याएं होती। इसके अलावा जब आदमी एजिंग में जाता है, जैसे कि उसके डायबिटीज हुआ, उसके बीपी हुआ, उसके ओबेसिटी है, उसके हार्ट डिजीज है, उसके कैंसर का इलाज चल रहा है, उसका डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, तो इन दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को लेके हमारे पास लोग आते हैं। और इस सब का समाधान है, इलाज है, या कुछ ऐसे हैं कि जिनका इलाज नहीं है? टाइप्स ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, सबका इलाज है। लेकिन यदि आप टाइम पे आ रहे हो तो ही इलाज है। यदि आप बीमारी के 15 साल बाद आ रहे हो और पूरी दुनिया की दवाइयां खा चुके हो, आप हजारों वाइग्रा ठोक चुके हो, तो फिर मेरे पास कुछ बचता नहीं है। तो यदि आप टाइमली डायग्नोस करते हो किसी भी बीमारी को, तो कोई भी डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है। व्याग्रा को लेकर हम बात करेंगे सर, कि वो क्या है और वो लेना सही है नहीं, उसका विकल्प क्या है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो आपने पहली प्रॉब्लम बताई कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वो उसके कारण क्या है और उसका समाधान क्या दवाई है या फिर अपनी लाइफ में या खान पान में बदलाव लाने की ज़रूरत है? देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग के अंदर तनाव की कमी, इसके 3 मेन रीज़न है। पहला तो आपका हार्मोनल लेवल क्या है। ये बीमारी हार्मोन की कमी से हो सकता है। हार्मोन कौन बनाता है? हार्मोन हमारे टेस्टिकल्स बनाते हैं, हमारी आंडें बनाती। तो यदि आंडे प्रॉपर काम नहीं कर रही, टेस्टिकल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो हार्मोन कम बनेगा, उसकी वजह से ईडी हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है फिजियोलॉजिकल, मतलब जैसे हमारी आंखें कमजोर हो गई है, जैसे हमारे हार्ट के अंदर अटैक्स आ रहे, तो मतलब हमारी जो लिंग की नसें हैं उनके अंदर सिकुड़न आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, नसें को सिकुड़ जाना, जैसे हार्ट की नस सिकुड़ गई ऐसे लिंग की नस सिकुड़ गई। और तीसरा है साइकोलॉजिकल, फियर ऑफ फेलियर, कि लड़के में कोई कमी नहीं है, उसके हार्मोन्स अच्छे हैं, उसका पिनाइल हेल्थ बहुत अच्छा है, सोनोग्राफी, डॉपलर, एवरीथिंग इज फाइन, बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर परफॉर्म कर रहा है? उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर है, उसको डर लगता है एक्ट करने से, उसकी फटती है जब भी वो वाइफ के पास जाता है, उसके थॉट आता है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करूं नहीं करूं, छूऊं नहीं छूऊं, कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार मैं फेल हो गया था दोबारा से फेल नहीं हो जाऊं। सो दिस इज साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अच्छा, दिमाग से भी इसका बहुत जबरदस्त कनेक्शन है ना, इस तरह बिल्कुल, के सेक्सुअल हेल्थ। बिल्कुल इट्स अ वेरी कॉमन, साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन होता है।
और इसके उपाय स्वरूप क्या मतलब किया जा सकता है? अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति को अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो क्या किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले यदि किसी भी आदमी को प्रॉब्लम है हम्म, तो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि यार बुखार क्यों हो रहा है। अच्छा। ये मलेरिया है, ये डेंगू है, ये टाइफाइड है, ये क्या है। सेम विथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। हर किसी का इलाज पैरासीटामोल नहीं है, हर बीमारी का इलाज वाइग्रा नहीं है। ट्रू। तो यू हैव टू डायग्नोस फर्स्ट कि ये क्यों है। इज इट साइकोलॉजिकल, इज इट फिजियोलॉजिकल, इज इट हार्मोनल। सबसे अच्छी बात जो है साइंस की कि यदि आपके ईडी हो रहा है, आपकी सपोज कीजिए कि आपकी शादी को 10 साल हो गए और आप 10 साल बाद आप फील कर रहे हो कि मेरे पेनिस में इरेक्शन की कमी हो रही है, और यदि आप थोड़े से भी समझदार हो और यदि आपने अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सीरियसली लिया है कि यार मैं किसी से कंसल्ट करूं, तो यू आर लकी। व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि ईडी यदि आपका एजिंग की वजह से हो रहा है या ईडी हो रहा है तो ये एक मिरर इमेज है आने वाले इवेंट्स की। हमें ईडी को समझना पड़ेगा कि जो हमारा पेनाइल आर्टरी है, जो लिंग की नस है, उसका साइज है 0.5 मिलीमीटर लगभग, और जो हमारा हार्ट है उसका जो नस है उसका साइज है करीब 4 mm। तो यदि ईडी आ रहा है तो हो सकता है कि इस नस के अंदर ब्लॉकेजेस आना चालू हो गए हो। तो ये फ्यूचर के उस इवेंट के बारे में बता रहा है जो 5 साल बाद आपको होने वाला है। मतलब ये आपको संकेत दे रहा है कि बेटे तुमने बहुत मजे कर लिए, तूने बहुत पिज्जा बर्गर खा लिए, नाउ यू हैव टू स्टार्ट लाइफ स्टाइल चेंजेस। ये तेरे को अगले 5 साल बाद किसी आईसीयू की कैथ लैब में पहुंचा के तेरी एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करवाने वाला है या ओपन हार्ट सर्जरी कराने वाला है। तो यू आर ए लकी कि अब तू सुधर जा, अब तू एक्सरसाइज कर, अब तू लाइफ स्टाइल पे फोकस कर, अब तेरे डायबिटीज हो रही है तो उसको कंट्रोल कर। तो इट्स ए साइन फॉर फ्यूचर डिजीजेस। तो यदि आपने आज ईडी को आज से ही सीरियस ले लिया और उस पर काम करना चालू कर दिया तो आप फ्यूचर के उन इवेंट्स को बचा सकते हो। और यदि आप सीरियस नहीं रहे, यू आर अगेन लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया, तो देन आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो रिवर्सेबल नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा, आपका पेनाइल हेल्थ खराब हो जाएगा। आपने शुगर की बात की, डायबिटीज़ की बात की, तो इसका आपके सेक्सुअल हेल्थ से क्या कनेक्शन है? क्या अगर शुगर हो गया तो वो इनकेपेबल रहेगा या उसकी वो क्षमता कम हो जाती है? अगर है तो समाधान क्या है? मेरे पास जब पेशेंट 40 साल का आता है और जब मैं उसकी शुगर चेक कर रहा होता हूँ तो वो प्री डायबिटिक होता है और वो बोलता है कि मेरे अभी अभी रिसेंट इवेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के आने लगे हैं, पिछले कुछ दिनों से मेरे 1-2 महीने से मेरा लिंक खड़ा नहीं हो रहा है। जब हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं तो उसके अर्ली डायबिटीज डायग्नोस होती है। तो अगेन ईडी और डायबिटीज सास बहू जैसा रिलेशन है। ईडी के साथ डायबिटीज होती ही होती है। मोस्ट ऑफ डायबिटिक पेशेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम साथ में आती है। हमारे पास 90% पेशेंट, एक बीमारी होती है जिसको हम बेलेनाइटिस बोलते हैं, जिसमें जो लिंग की चमड़ी होती है आगे से उसमें कट लगने लग जाते हैं, चमड़ी को पीछे लाना मुश्किल होता है। जब वो आता है तो हम चेक करते हैं उसका शुगर 400-500 होता है, क्योंकि लिंग के रास्ते से शुगर बाहर निकल रही है, तो उस जगह को वो खराब कर देती है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डायबिटीज के अंदर बहुत कॉमन है। उसका जो मेन रीजन है वो 2 रीजन है। पहला कि जैसे डायबिटीज होता है तो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। आपकी जो लिंग की ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो लिंग का ल्यूमन है, जो रास्ता है, जो नली है, उसकी जो गहराई है, इसके चारों तरफ शुगर के क्रिस्टल्स चिपक जाते हैं। तो ये जो गुलाब जामुन था गरम गरम, इसको फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? कड़क हो जाएगा। कड़क हो जाएगा, हाँ। तो अब इसमें ये लिंग की जो नली है कड़क हो जाएगी, तो जैसे ही ब्लड फ्लो आएगा तो ये एक्सपेंड ही नहीं करेगी। एक्सपेंड नहीं करेगी तो इरेक्शन नहीं आएगा। दूसरा जो डायबिटीज के अंदर प्रॉब्लम आता है वो होता है नर्व्स की जो एंडिंग्स होती है उनकी सप्लाई खराब हो जाती है, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो न्यूरोपैथी में क्या है, आपके ब्रेन के पास सिग्नल ही नहीं पहुंचता है कि आपकी डिजायर हो रही है, हार्मोन अच्छे हैं, लेकिन सिग्नल्स नहीं पहुंच रहा। आपके सामने बहुत खूबसूरत महिला है
लेकिन सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा तो इरेक्शन ही नहीं आ रहा। तो यदि आप डायबिटीज को कंट्रोल करते हो, रिवर्स करते हो, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स वापस से सही होने लगती है। डायबिटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। पड़ेगा यदि आप सेक्स करना चाहते हो। एक आपने प्रीमेच्योर एजुकेशन की बात की, स्खलन, तो आपने बोला कि किसी किसी का तो स्खलन या एजुकेशन जो है बहुत लंबे टाइम तक चलता है और किसी का जल्दी भी हो जाता है, कि ये भी प्रॉब्लम है। जी। ये क्या है और इसका क्या समाधान है? देखो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो है वो ये कि यदि आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, जल्दी इजैकुलेट हो रहे हो, जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हो। अभी लोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन में ऐसे होते हैं कि न्यूली मैरिड कपल है, वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा, डालने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, या डालने के बाद 2-4 झटके मारते ही डिस्चार्ज हो जाता है। अब प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या है? प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है या कॉम्प्लिकेटेड तकलीफ समझ सकते हो। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई पर इसकी एवरेज नहीं आ रही है। अब एवरेज नहीं आ रही तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती है। यू डोंट नो हाउ टू डू सेक्स। अच्छा, आपने कभी सेक्स किया ही नहीं, आपकी शादी हो गई, ठीक है ना। अब मेरे मारवाड़ियों के अंदर करोड़ों की शादी होती है, बड़े बड़ी शादियां होती है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं। लड़का हाईली क्वालिफाइड है, ही नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल लाइफ। अब आज उसके सामने एक बहुत खूबसूरत महिला है तो वो ओवर एक्साइटेड है। ओवर एक्साइटेड है तो क्या होगा कि वो जाते ही वहां पे डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये तो सर नेचुरल है ना, इसको क्या मतलब, ये कैसे कोई इसको क्या कोई तरीका है, कोई मेथड है? बिल्कुल है। हाँ। अच्छा, तो पहला रीजन तो हो गया ओवर एक्साइटमेंट। दूसरा है सेंसिटिव ग्लांस। आपने पूरे जीवन के अंदर कभी अपनी लिंग की चमड़ी को पीछे ही नहीं किया, आपने उसको धोया ही नहीं। अब यदि धोया है तो वो टाइट है, टाइट है तो क्या होगा कि जैसे ही पीनिस इरेक्ट होगा तो पेन होगा, और पेन होने की वजह से अर्ली इजैकुलेशन हो जाएगा। मैंने और रीजंस बताए, डायबिटीज के अंदर भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत कॉमन है। चौथा रीजन है फिटनेस। आप ओबेज हो, आपके अंदर तौंद आ रही है 150 किलो के हो, तो आप कैसे रन बनाओगे, आप कैसे सेक्स करोगे? क्योंकि सेक्स में बहुत एनर्जी चाहिए। यदि आप अच्छे खिलाड़ी हो, अच्छी बैटिंग करनी है, तो आपको आपका फिटनेस लेवल बहुत जरूरी है। फिटनेस मतलब शारीरिक शक्ति और मानसिक भी। आप मानसिक तो करोगे ही करोगे, आपको होल्ड करना तो आना ही चाहिए कि आपको कौन सी बात कब बोलनी है। यदि आपकी क्षमताएं हैं होल्ड करने की, तो आप सेक्स की भी आपको उसकी जो क्षमताएं हैं उसको डेवलप करना पड़ेगा। कि आप जब इजैकुलेट हो रहे हो, जब आप डिस्चार्ज हो रहे हो, तो आपका जो दिमाग है उसके अंदर इतनी पावर हो कि उसको रोक पाए। जैसे आप कहीं जा रहे हो ट्रेन में, आपको सुसु आ रहा है तो आप उसको रोकते हो, आपको पेशाब आता है रोकते हो, जब आपको पॉटी आती है आप उसको रोकते हो, जब आपको पाद आता है तो 4 लोगों के सामने आप उसको रोकते हो। सेम विथ इजैकुलेशन, दैट इज आल्सो इजैकुलेशन, वो भी सब इजैकुलेशन। अब आपको ये सब रोकना आना चाहिए कि मैं एक्ट कर रहा हूं और मेरा स्खलित हो रहा है तो मुझे रोकना आना चाहिए उसको। अब इन सबको ट्रेन किया जाता है। इन सब की ट्रेनिंग के लिए आपको पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कई लोग जो आप होल्ड करने की बात कर रहे हैं वो चाह के भी नहीं होल्ड कर पाते, वो चाह के भी होल्ड नहीं कर पाते। और इसकी ही मतलब एक तरीका है जो मेथड की आप बात कर रहे हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज। पुराने जमाने के अंदर लोग क्या करते थे? पुशअप्स मारते थे, सपाटे मारते थे, हनुमान दंड मारते थे। अच्छा, तो सूर्य नमस्कार करते थे। तो यदि आप पुशअप कर रहे हो तो क्या होगा? आपका प्रेशर किस जगह आएगा? प्रेशर या एक तो चेस्ट पे आएगा और एक आपके पेल्विक एरिया में आएगा। पेल्विक एरिया में भी आएगा, हाँ, हैंड पे आता ही है। तो अब ये इस जगह पे जो प्रेशर आ रहा है, आप सेक्स कर रहे हो तो सेक्स में क्या पोजीशन है? ये एक पार्टनर है और आप इस तरह से सेक्स कर रहे हो, यही पोजीशन है। अब यदि आपका होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है, यदि आप रोज 50 पुशअप मार रहे हो, तो सेक्स और पुशअप में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। और ये हनुमान दंड जो है वो ज्यादा सिमिलर है, बल्कि सेम है। हनुमान दंड, पुशअप्स, हाफ पुशअप्स, यदि आप रोज कर रहे हो, सपाटे मार रहे हो, जो पहलवान है 500, 700 सपाटे मारते हैं हरियाणा के, 1000, तो आपका पेल्विक एरिया मजबूत होगा, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। बुढ़ापे के अंदर आदमी पेशाब क्यों नहीं होल्ड कर पाता? उसका पेल्विक एरिया कमजोर हो जाता है। महिलाओं का पेल्विक एरिया कमजोर होने से क्या होगा? उनको पेशाब आया,
और जब तक वो बाथरूम तक पहुंचती है उनके कपड़े खराब हो चुके होते हैं, क्योंकि वो नसें कमजोर हो जाती हैं। तो आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यदि आप अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब आप तब तक सेक्स करते हो जब तक आपका ब्रेन आपको ही नहीं बोले, आपका पार्टनर नहीं बोले कि अब हट जा राक्षस, अब इजैकुलेट हो। अच्छा। हाँ, तो आप इस लेवल के यदि ट्रेंड खिलाड़ी हो तो यू कैन गो फॉर, मतलब जितना चाहो सेक्स कर सकते हो। तो इसके लिए जो एक तरह की जो आपने बताया कि एक तरीका है, मेथड है, तो क्या ये चीज़ सेक्स एजुकेशन के ज़रिए लोग तक पहुंचनी चाहिए, या होता है ये कुछ बताया जा सकता है? अगर वो बताया जा सके पेल्विक इन फ्लोर शॉर्ट। एक्सरसाइजेज आप यदि निकालेंगे गूगल पे अच्छा। तो सैकड़ों एक्सरसाइजेज है जो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करती है। इवन मेरे वीडियोस भी हैं बहुत सारे, और यदि आप सिर्फ गूगल पे डालेंगे कीगल एक्सरसाइज कैसे करें तो सैकड़ों वीडियोस है। अच्छा। सिर्फ कीगल एक्सरसाइज डालो, पेल्विक फ्लोर की बहुत सारी एक्सरसाइज आ जाएंगी। इस तरह की हेल्प लेने के लिए सर कई बार जो है पॉर्न का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और पॉर्न को अलग अलग लोगों की अलग अलग इस पे राय है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखो, पॉर्न इज ए एंटरटेनमेंट, ठीक है। किसी एंटरटेनमेंट को अपन गलत और सही नहीं बोल सकते। पॉर्न एक तरह का एक पॉजिटिव पॉइंट देखें तो मुझे लगता है कि एक पहली एजुकेशन होती है सेक्स की, क्योंकि अब वो जमाना तो रहा नहीं कि कामसूत्रा के लोग हैं इस धरती पे जो आपको एजुकेट करेंगे या आपको सेक्स करके बताएंगे। तो पॉर्न के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि आप बेसिक एनाटॉमी समझते हो। जिसने कभी स्त्री का शरीर नहीं देखा, यदि वो स्त्री के शरीर को देखना चाहे तो पॉर्न में देख सकता है। सेक्स कैसे करना है वो देख सकता है। कौन कौन सी पोजीशंस होती है मेन वो देख सकता है। अब आपको कितना एजुकेशन चाहिए? आप गाना गाते हो, जब किसी मूवी के अंदर गाना देखते हो, गुनगुनाते हो, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। आप उसको गाने के बाद आप किशोर कुमार नहीं बन जाते। तो सेम विथ पॉर्न, पॉर्न इज ए फेक थिंग, इट्स नॉट रियल, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। आपको सलमान को देख के बॉडी बनाने का मन कर रहा है तो बना लो, उसकी तरह मेहनत करो, पर आप वैसे हो नहीं सकते हो। तो सेम विथ पॉर्न, पॉर्न का पॉजिटिव पॉइंट ये कि आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, और पॉर्न का जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसमें जो भी है वो फेक है। उसको करने के लिए हजारों कैमरे लगे, कट्स लगे, इंजेक्शंस लगाए गए हैं पीनिस के अंदर खड़ा करने के लिए, लंबा करने के लिए, बार बार एक ही आदमी से एक ही पोजीशन में सेक्स कराया गया है। उसमें जो चित्र दिखाए गए हैं, उसमें जो पिक्चर दिखाया गया है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी एक औरत के साथ सेक्स कर रहा है, सेम टाइम पे दूसरा आदमी उसी औरत के साथ एनल सेक्स कर रहा है, तीसरे आदमी के साथ वो ओरल सेक्स कर रही है। तो ये अनरियलिस्टिक चीज है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो सकता। तो पॉर्न को देख के सीख सकते हो। पॉर्न को देख के यदि आप उसके एडिक्टेड हो गए तो वो आपके लिए गलत है। एक टर्म है पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जो लोग अर्ली एज के अंदर पॉर्न देखने लग जाते हैं और पॉर्न देख के मैस्ट्रुबेट करने लग जाते हैं, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, उनका लिंग काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो एडिक्टेड हो जाता है उस पॉर्न के लिए। अब उसको रियल लाइफ की औरत के साथ मजा नहीं आता। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको 7 फुट की औरत चाहिए, जिसके बूब्स इतने बड़े बड़े हैं, जिसकी वजाइना ऐसी है, जिसका मतलब आप समझ रहे हो, उसको वो खूबसूरत महिला चाहिए जो यूरोप में या अमेरिका से आई। अभी वो इंडियन फीमेल जो एक नॉर्मल है, वो कहां से इस तरह का प्रेजेंटेशन देगी उसको? पर वो खुद तो है वैसा है नहीं जो फिल्म का हीरो है, और उसको चाहिए वैसी। अब बिकॉज नाउ हिज ब्रेन इज एडिक्टेड टू दैट पिक्चर, उसको रियल लाइफ के अंदर वो हॉर्नीनेस नहीं आती, क्योंकि उसको वही तड़का चाहिए, वही तड़के वाली दाल चाहिए। तो घर की दाल उसको कैसे समझ में आएगी? तो उसको फीलिंग ही नहीं आती, उसको इरेक्शन ही नहीं आता। तो ऐसा अगर कोई है तो फिर उसका तो कोई समाधान ही नहीं है, अगर इस सोच के साथ कोई अगर पीड़ित है तो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और अक्सर ये जो लोग होते हैं बड़े टेक्नो फ्रेंडली होते हैं, या इंजीनियर टाइप कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन में वो पॉर्न देख के मैस्ट्रुबेट करते हैं कॉलेज लाइफ में। अब जब उनकी शादी हो गई है तो उनको फीमेल को नई शादी हो गई, 2-2 3-3 साल हो गए, सेक्स ही नहीं कर पा रहे, आज तक एक बार भी सेक्स नहीं किया उन्होंने। ऐसा भी होता है? बहुत कॉमन है, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। इसको बोलते हैं अनकंजुमेटेड मैरिज।
कि यदि आज दिल्ली में 100 शादियां हैं तो कम से कम 15 से 20% शादियां ऐसी होगी जो अनकंज्यूमेटेड होगी, वो शादी के बाद सेक्स ही नहीं कर पाएंगे। एंड उसमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसका एक रीजन होता है। उसके अंदर हम पेशेंट से यही बोलते हैं कि भाई यू कैन टेक चार्जिंग फ्रॉम दैट हीरोइन, चला ले घर में बड़ा सारा, मैं उसको उस वक्त डिटॉक्स नहीं करा सकता क्योंकि मुझे उसकी शादी को बचानी है। मैं उसको ये बोलूँगी कि तू सारे फोन से डिलीट कर दे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। मेडिकल हेल्प के साथ साथ मैं ये बोलता हूँ कि यार बड़ा टीवी ले, उस पर पॉर्न चला, वाइफ के साथ सेक्स कर, फिर चाहे तू वहां कर ले, इजैकुलेट यहाँ हो जा। अब धीरे धीरे जब वो इजैकुलेशन वाइफ के साथ होने लगता है, धीरे धीरे उसका पॉर्न डिटॉक्स होने लगता है, मेडिकेशन हेल्प करती है। बिकॉज ऑफ मैस्ट्रुबेशन उसने जो अपनी लिंग की पेनाइल वेन्स को खराब कर लिया, उनकी जब हम शॉकवेव थेरेपी करते हैं, पी शॉट्स करते हैं, तो वो सही हो जाता है। 100% लोग सही हो जाते हैं। बट अगेन एक नशे को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो दारू का हो, चाहे वो पॉर्न का हो। टाइमिंग को लेकर मैं समझना चाहूँगा। जैसे पॉर्न में ही लंबे लंबे टाइम तक दिखाया जाता है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हैं, तो क्या ये इसका कोई एक फिक्स टाइम होता है या अप्रॉक्स टाइम होता है, या जो वो दिखा रहे हैं वो पॉसिबल है? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो पॉर्न जो है वो तो पूरा फेक है, ठीक है। उसको तो आप 1 घंटे तक, मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, आप इसी शूट को 5 घंटे तक कर सकते हैं, बार बार रिटेक कर। पर पॉर्न जो होता है सेम वैसे ही होता है, पर रियल लाइफ का सेक्स में रिटेक्स नहीं होते हैं। आप इजैकुलेट हो गए फिर हो गए, पर प्री मैच्योर इजैकुलेशन या लंबा सेक्स ये पॉसिबल है। एक अच्छा सेक्स करने के लिए आपका फिट रहना बहुत जरूरी है। आपको सेक्स के अंदर जाना पड़ेगा, आपको फेलियर्स को महसूस करना पड़ेगा। सचिन एक दिन में सचिन नहीं बना है, कोई भी बड़ा आदमी एक दिन में एक फेलियर से नहीं हुआ है। सो जब आप सेक्स में जाते हो, जब आप सेक्सुअलिटी में जाते हो, जब आप पार्टनर के साथ होते हो, तो आपने कई बार फेलियर महसूस किया होता है। एंड धीरे धीरे आप अपनी गलतियों से सीख रहे होते हो कि यार मैंने उस टाइम पे तेज झटका मारा था इसलिए मैं जल्दी आउट हो गया, उस वक्त मेरी पोजीशन ये थी, या मेरा ग्लांस सेंसिटिव था। आप अपनी ही गलतियों से धीरे धीरे सीखते हो एंड देन यू बिकम ए मास्टर। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन को सही किया जा सकता है, उसमें मेडिकेशन भी है, दवाइयां भी हैं, एक्सरसाइजेज भी हैं, काउंसलिंग्स भी हैं, हमें रीजन डायग्नोस करना पड़ता है। बट अगेन मोस्ट ऑफ माई जो पेशेंट्स हैं, जितने भी मेरे पेशेंट हैं, लगभग वो सही हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। हाँ 100% सही हो जाते हैं। एक और चीज़ मुझे अभी ध्यान आई कि हमने इस तरह की भी चीज़ें देखी पढ़ी सुनी है कि उसमें जो है कई बार लोग बहुत वाइल्ड हो जाते हैं और इस तरह की शिकायत भी आती है, चाहे फीमेल की तरफ से या जो भी है, कि ये क्या है, मतलब ये जो वाइल्ड होना ये सिर्फ मानसिक कहीं से कोई एक विकृति है या ये भी नेचुरल उसका एक हिस्सा है, ये होता रहा है या हो, मतलब? देखो मैं सेक्स की हर चीज का एक पॉजिटिव पॉइंट मानता हूँ कि कई लोग जब मंदिर में जाते हैं और भजन चल रहे होते हैं तो नाचने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। जो वाइल्डनेस है सेक्स की, उसका एक अलग मजा है। तो वाइल्डनेस का भी कोई एक लिमिट होगा ना, मतलब कई बार तो लोग मतलब लिमिट क्रॉस करके भी। देखो सेक्स इज ए गेम ऑफ कंसेंट। यदि आप और आपका पार्टनर उस एक्ट में दोनों वाइल्ड हो रहे हैं और उस एक्ट को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। बट आप अकेले वाइल्ड हो रहे हो। अभी क्या होता है कि जब आप सेक्स कर रहे हो तो कई बार आप दुनिया में नहीं होते हो। सेक्स इज ए मेडिटेशन। सेक्स में जब हो तो दुनिया में नहीं हो, फिर भूकंप भी आ जाए तो आप एक्ट करके उठोगे। तो एक बेहतरीन मेडिटेशन है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सेक्स के बाद सोते हैं। सेक्स से बढ़िया कोई भी स्लीप मेडिकेशन नहीं है। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो सेक्स करते हैं और सो जाते हैं, और जिनकी लाइफ में सेक्स नहीं होता वो नींद की गोलियां भी खाते हैं। तो सेक्स इज ए वंडरफुल थिंग। अब आप जो है यदि उस एक्ट के दौरान थोड़े वाइल्ड हो रहे हो, आपका पार्टनर चीख रहा है जैसे कि हम देखते हैं फिल्मों में, तो वो जो चीखना है जिसको मोर्निंग बोलते हैं, उससे आप कई बार एक्साइटेड हो जाते हो। वो एक्साइटमेंट आपके पीनिस में इरेक्शन ला देता है। कईयों को सिर्फ चीखने से ही इरेक्शन आ जाता है। मतलब हमारा ब्रेन इज ए कॉम्प्लिकेटेड, इसमें बहुत सारे वायर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। किसी आदमी को जब तक उसके बटका नहीं भरा जाए या उसको बाइट नहीं दिया जाए, उसको फीलिंग ही नहीं आता कि मैं एक्ट कर रहा हूं। जब तक कई फीमेल्स ऐसी आती हैं जब तक ब्रेस्ट सक नहीं हो और वो बोलती है यार मेरे को और करो और करो, तब तक उनको
ऑर्गेजम में वो जाती ही नहीं है। तो अगेन इट्स अ गेम ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यू आर नॉट रेपिंग समवन, आप रेप में नहीं हो, आप प्रेम में हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरी लिमिटेशन क्या है, मेरे पार्टनर का कंसेंट क्या है। अब यदि कोई फीमेल किसी मेल की पीठ पे हल्का सा नाखून रगड़ देती है और उसमें उस आदमी को आनंद की अनुभूति हो रही है, तो ऐसा पेन अच्छा है। यदि वो पार्टनर उसको ओरल सेक्स के दौरान हल्का सा बाइट कर रही है, हल्का सा सक करते समय ऐसा प्रेशर कर रही है जिससे उसको तकलीफ हो रही है और उसको मजा आ रहा है उस तकलीफ में, तो वो अच्छा है। सेम विथ फीमेल पार्टनर, यदि एक मेल एक पार्टनर को थोड़ा सा ओरल सेक्स कर रहा है और ओरल सेक्स में हल्का सा सकिंग के समय पेन हो रहा है और उसको आनंद आ रहा है, तो ये अच्छा है। तो अगेन इट्स अ गेम ऑफ कंसेंट। दोनों पार्टनरों को मजा आ रहा है और दोनों कंफर्टेबल है, तो उसमें जाना चाहिए। और यदि दोनों में से किसी को भी तकलीफ है तो उस वक्त उसको रोकना चाहिए, उसको बता होना चाहिए कि ये मेरी लिमिटेशन है। एंड यदि वो बोल रहा है स्टॉप, तो उसमें आदमी को बुरा नहीं मानना चाहिए, ईगो पे नहीं लेना चाहिए, इसने मुझे कैसे रोक दिया कि जब नहीं करूंगा, वो सही नहीं है। आप ओरल सेक्स को बड़े ही नॉर्मली तरीके से आप बता रहे हैं, कह रहे हैं, बट हमारे अगर मतलब एक वर्ग ऐसा है जो इसको बुरा मानता है, कहता है कि हमारी परंपरा नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, ये कहीं से बाहर से आई हुई है, सीखी हुई है। ओरल सेक्स है, एनल सेक्स है, ये है क्या नेचुरल तरीके से है या फिर ये देखो, ओढ़ी मैं हुई? सबसे पहली बात तो ये बोलूंगा कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। इस दुनिया के अंदर किसी भी सभ्यता में सेक्स के ऊपर रचनाएं नहीं लिखी गई है। कामसूत्रा सिर्फ इसी देश में बनी है। और जो एनल सेक्स है, जो ओरल सेक्स है, इट्स ए पार्ट ऑफ लव मेकिंग, एक वंडरफुल चीज है। और जो मैं बोल रहा हूं इसको मैं वैलिडेट कर सकता हूं कि यू हैव टू विजिट सम टेम्पल्स ऑफ कोणार्क, यू हैव टू विजिट खजुराहो। हाँ। और ऐसे 2 ही टेम्पल नहीं है, ऐसे भारत में कम से कम 100 टेम्पल्स हैं। आप जाएंगे, जैन टेम्पल्स हैं, उनमें जाके देखेंगे तो उन सब में भी प्रतिमाएं हैं और आज से 5000 साल पहले बनी है, 500 साल पहले भी नहीं बनी। उनको तोड़ा गया है, उनको निकाला गया है, अंग्रेजों ने उनको खोजा, खजुराहो को तो खोजा गया है। तो इस तरह के सेक्स उसमें उसमें है, प्रतिबिंबित है, दिखाया गया और है। उसमें कामसूत्रा के अंदर भी इनका वर्णन है। तो ये अननेचुरल नहीं है। बट अगेन सेक्स इज ए गेम ऑफ कंसेंट, कि यदि आपका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है और उसको एजुकेट करने के बाद भी उसको उस एक्ट के बारे में समझाया और उसके बाद भी वो कंफर्टेबल नहीं, तो आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, चाहे वो एनल सेक्स हो चाहे वो ओरल सेक्स हो। पर ये बड़े खूबसूरत चीजें हैं यदि आप इनका साइंस समझते हो, आपको वो करना आता है तो। आपने अभी तक जितनी बातें की उसमें एक फिजिकल हेल्थ की ज़रूरत मुझे समझ में आई आपकी। अगर सही इस तरह की प्रक्रिया में आप शामिल होना चाहते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और कुछ तरीके, ट्रिक्स। मैं इसमें एक चौथा एंगल समझना चाहूँगा, प्यार, इमोशन, उसका कितना रोल होता है आपके सेक्सुअल उसमें? सेक्स तो एक भूख है और मैं यदि प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो बहुत सारे लोग इस भूख को मिटाने के लिए इधर उधर चले भी जाते हैं। पर जो प्रेम है वो बहुत गहरी चीज है। जब आप प्रेम में होते हो और जब आप सेक्स करते हो तो उसकी जो फीलिंग्स ही होती है वो अलग होती है। यू कैन गो फॉर पेड सेक्स, दैट इज नॉट ए प्रेम। आप क्लब जाते हो, सेक्स करते हो, बहुत सारे आजकल इस शहर के अंदर ऐसे कल्चर है, बहुत सारे शहरों में से, वहां प्रेम नहीं है। पर यदि आपको वाकई सच्चा सेक्स चाहिए, अच्छा अनुभव चाहिए प्रेम का, भाई सेक्स क्या है? सेक्स एक अनुभव है और वो अनुभव तभी आ सकता है जब आप और आपका पार्टनर प्रेम की गहरी अवस्था में हो। और वो प्रेम की गहरी अवस्था खत्म नहीं होती है एक्ट के बाद भी। कि यदि हम हमारे बुजुर्गों को देखें, 70 साल के का पुरुष 65 साल की महिला को या उससे भी बुजुर्ग महिला का डायपर हटा रहा होता है। जब वो बुढ़ापे की उस अवस्था में होते हैं तब वो उसको दवाइयां दे रहा होता है, उसकी केयर कर रहा होता है। वो खांस रही होती तो उसको की पीठ थपथपा रहा होता है। सेम विथ फीमेल,
आज उनके बीच सेक्स नहीं है, पर वो प्रेम है जो उन्होंने कुछ साल पहले किया था। उस प्रेम ने इतना जोड़ा हुआ है कि वो आज भी एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, कि मरते समय भी एक दूसरे का साथ हाथ में लेके बैठे हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे भगवान मुझे अगले जन्म में भी इन्हीं से मिलाना। तो वो प्रेम है। सेक्स में ये नहीं है। सेक्स में तो पेशेंट आके मेरे से बोलता है कि साहब गलती हो गई, कल कॉन्डोम फट गया, अभी न तो मैं लड़की को जानता हूँ और रैंडम एक्ट था, मुझे पता नहीं, मेरी फटी पड़ी है, इलाज करो, कुछ सिलो मेरी अभी। तो वो प्रेम नहीं है, वो एक, उसको आप हवस बोल सकते हो। बीमारियों की बात अगर की जाए तो इससे जुड़ी हुई बीमारियां किस तरह की आती हैं? अगर कोई बहुत सावधानी नहीं दे रहा है या कई जगह जा रहा है तो किस तरह की बीमारियां? एड्स तो हम लोग एक सुनते ही हैं, और किस तरह की बीमारियां आती हैं? एड्स के अलावा जो बाकी की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जैसे कि सिफिलिस हो जाती है, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी होता है, हर्पीज होता है, जेनाइटल वार्ट्स हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां एक स्त्री और पुरुष को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के साथ मवाद आना हो सकता है। मतलब रोज मेरे पास 4-5 ऑनलाइन कंसल्टेशन सिर्फ इसीलिए आती है कि मैं कहीं गया था और मेरे अभी पेनिस में से मवाद निकल रही है। तो इट्स अ वेरी, गोनेरिया, क्लेमाइडिया भरी पड़ी है। एक मैं, आप जब बात कर रहे थे तो पेनिस के स्किन को लेकर आप कुछ बता रहे थे, मैं तभी पूछना चाह रहा था लेकिन कुछ और सवाल निकलते गए और हम आगे बढ़ गए। तो मैं थोड़ा इसको और क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पेनिस का जो स्किन है, आप बोल रहे थे कि उसको साफ करने की बात कर रहे थे, उसका क्या रिलेशन होता है आपके मतलब टाइमिंग को लेके? सेक्सुअल इंटरकोर्स में है, उसमें टाइमिंग को लेकर उसका क्या कनेक्शन होता है? मैंने ये भी सुना हुआ है कि जैसे कि मुस्लिम भाई लोग होते हैं जो शुरुआत में ही बच्चे का वो खतना कर देते हैं। खतना करते हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? खतना वही होता है, वो स्किन हटा दी जाती है? बिल्कुल। मतलब यदि मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं तो उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज है, एंड दिस इज नॉट इन मुस्लिम्स ओनली, यहूदियों में भी ऐसा होता है, यूरोप के कई कल्चरल सोसाइटीज में ऐसा होता है कि वो लोग बचपन में ही सर्कमसीजन करा लेते हैं। अभी इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि सबसे ज्यादा तो आपकी गंदगी किस जगह बनेगी? यदि आप, जब भी हम पॉटी जाते हैं तो हम गुदा को साफ करते हैं, ठीक, क्योंकि वहां से गंदगी निकली है। लेकिन जब भी हम सुसु जाते हैं तो हम हमारे पेशाब को या पेनिस को साफ नहीं करते हैं, तो वो गंदगी कहाँ रहेगी? वो वहीं डिपॉजिट होने लगती है, इन्फेक्शन वहीं बढ़ने लगता है। तो यदि आप उसकी केयर करना चाहते हो तो रोज सुबह और शाम को आपको, जैसे आप ब्रश करते हो, पेस्ट करते हो, तो चमड़ी को पीछे करके धोना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे। पहला तो आपकी जो बॉडी है उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, गंदगी जमा नहीं होगी। दूसरा, उससे आपकी जो सेंसिटिविटी है ग्लैंड्स की वो कम हो जाएगी। अब जैसे ही स्किन जो है वो लाल होती है, आपने उसको पीछे किया तो उसमें बहुत सेंसेशन है, आप उस पर हाथ रखोगे तो आदमी कूदने लग जाएगा। तो उस सेंसेशन की वजह से जैसे ही वो पेनिस वजाइना में जाएगा तो वो जल्दी इजैकुलेट हो जाएगा, तो उसकी सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। अच्छा, तो ये जो खतना होता है तो उससे क्या कुछ फायदा इसको लेके होता है क्या? हाँ, खतना बहुत अच्छी चीज है, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि आपका वो स्किन ही काट दिया और बचपन से वो स्किन ही नहीं है, तो सेंसेशन वैसे ही खत्म हो गए ना। कि यदि मैं आपकी जीभ को बाहर ही रखने लग जाऊं तो जीभ पे सेंसेशन, आपको फीलिंग ही आना बंद हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति का ड्यूरेशन बेटर होगा, बेहतर होता होगा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऐसे लोगों के अंदर जो एक पॉइंट है कि यदि प्री मैच्योर इजैकुलेशन का रीजन सेंसिटिव ग्लैंड्स है तो उस वजह से उसको टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम्स में टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। मेरे पास बहुत सारे मुस्लिम्स आते हैं जिनकी टाइमिंग का प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी है, मल्टीपल रीजन है, मल्टीपल। हाँ, बट उसकी वजह से, जैसे सेंसिटिव ग्लैंड्स की वजह से यदि आपका टाइम कम है तो वो उनमें नहीं होगा, क्योंकि उनका ग्लैंड सेंसिटिव है ही नहीं। मास्टरबेशन को लेकर सर बड़ी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें करते हैं। कहीं ये कहा जाता है कि ये पूरी तरह से गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुतायत हर व्यक्ति जो है ना इससे गुजरता ही है, कम या ज़्यादा। क्या इसका एग्जैक्ट तरीका और मतलब ये सही है, नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैस्टरबेशन इज ए एब्सोल्यूट नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, और सिर्फ मैस्टरबेशन इंसान ही नहीं करते हैं, कई जानवरों की प्रजातियां भी मैस्टरबेशन करती। तो मैस्टरबेशन
आपको सबसे पहला तो ये मिथ को समझना पड़ेगा कि मैस्टरबेशन करने से नसों में कमजोरी आती है, लिंग के अंदर सिकुड़न आ जाती है। ये सब बकवास है। कि आप जब भी कहीं जाते हो तो बाथरूम पे लिखा होता है बचपन की गलतियां, तो वो बचपन की गलतियां नहीं है, वो बचपन की जरूरतें थी। मैस्टरबेशन यदि आप करते हो तो मैस्टरबेशन में आप क्या कर रहे हो? सीमन ही तो निकाल रहे हो। और सेक्स में क्या कर रहे हो? सीमन ही तो निकाल रहे हो। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? कुछ नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैस्टरबेशन एंड सेक्सुअल एक्ट। डिफरेंस क्या है कि यहां प्रेशर आप डिसाइड करते हो, वहां प्रेशर वजाइना के अंदर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो इट्स ए एब्सोल्यूट नॉर्मल बिहेवियर। बट एक्सेस, अति हर चीज की बुरी है। यदि आप एक्सेस में कर रहे हो, रोज कर रहे हो, दिन में 3-3 बार कर रहे हो, पॉर्न देख के कर रहे हो, जैसे मैंने कहा पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब आदमी रोज 3-3 बार, 4, मेरे पास पेशेंट आता है कि मेरी शादी हो गई, अब मेरा ब्रेन जो है वो मैस्टरबेशन के लिए एडिक्टेड है, मैं रात को सेक्स करता हूँ और फिर सुबह मैस्टरबेशन करता हूँ। तो अब उसने मैस्टरबेशन को एडिक्टेड कर लिया कि यदि आप किसी पार्टी में गए और आपने 30 ml ले ली तो ये एक नेचुरल बिहेवियर है, पर आप रोज एक बोतल पीने लग गए तो वो एडिक्शन है। तो अगेन इट्स ए नॉर्मल थिंग। बट यदि आप उसको एक नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, आप 15 दिन में एक बार कर रहे हो, 10 दिन में एक बार कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिजायर आ रही है, बहुत अच्छी ठरक हो रही है सेक्स करने की, बहुत अच्छा कंटेंट देख लिया है, किसी दोस्त ने भेज दिया है अपने को वीडियो पे, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई बिहेवियर नहीं है। आप एक एज में हो, आप सपोज करो कि आप अपनी वाइफ से दूर हो, दुबई में आप जॉब कर रहे हो, 2 साल बाद आप उससे मिलोगे, तो आप अपनी सेक्सुअल नीड कहाँ पूरी करोगे? या तो बाजार जाके करो, किसी फिलिपिनो बहुत सारे लोग हैं वहां पे जो सब सेक्स करते हैं, और फिर कोई बीमारी लेके आओ, या आपने एक मैस्टरबेशन कर लिया और अपनी डिजायर को खत्म कर लिया। दोनों में से ज्यादा बढ़िया कौन सा है? इसको सर एक होल्ड करने की भी बात कही जाती है कि जिसको आप जितना होल्ड करेंगे वो आपके लिए अच्छा है, आपके मन मस्तिष्क दिमाग के लिए अच्छा है, आपके विकास के लिए अच्छा है। ये कहाँ तक की बात है? ये बिल्कुल बकवास बात है। आपको होल्ड क्यों करना है? आपको पेशाब आ रहा है, आप उसको रोकना क्यों चाहते हो? आप करते क्यों नहीं हो? आपको पोटी आ रही है, आप उसको रोक क्यों रहे हो? वाई यू वॉन्ट टू होल्ड? वो प्रोडक्शन रेगुलर है उसको, जैसे कि मैंने बताया कि आपके माल बन रहा है, रेगुलर बन रहा है। अब रेगुलर शादी के बाद आदमी रोज सेक्स करता है तो वीर्य बनता ही है ना। और यदि वो 6 महीने तक या साल भर तक सेक्स नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बॉडी ऐसी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा, बनने की बात आपकी, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ये एक मिथ है कि जो है सीमन जो है, वीर्य जो है वो कहीं इकट्ठा होता है, वो एट ए टाइम बनता है। इज इट ट्रू? नो, वो इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, वो हमेशा बनता है। एजिंग के साथ साथ जैसे रोशनी कम होती है ऐसे वीर्य बनना कम हो जाता है। रोज करीब 6 से 7 ml सीमन रोज बनता है। तो वो मतलब बन के कहीं इकट्ठा रहेगा? वो कहीं इकट्ठा नहीं होता है, उसका प्रेशर आता है, वो इजैकुलेट हो जाता है। यदि आप उसको इजैकुलेट नहीं करोगे तो उसके दूसरे रास्ते हैं, बॉडी अपने आप रास्ता निकालती है। हाँ। आपके नाइट फॉल होने लगता है। इसी पे मेरा अगला सवाल भी था, इससे जुड़ा हुआ कि नाइट फॉल को लेकर जो है खासतौर से टीनेज में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, इसको लेकर सही फैक्ट क्या है? देखो, नाइट फॉल तो नेचुरल प्रोसेस है। पाद आना एक नेचुरल प्रोसेस है। आपके शरीर में गैस बन रही है, निकल रही है, नेचुरल प्रोसेस है। सेम आपका सीमन बन रहा है, आपके पास सेक्सुअल पार्टनर नहीं है, आप मैस्टरबेट कर नहीं रहे हो तो वो बनेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी यदि बहुत ज्यादा है, अगेन ऐसी बीमारियां हो जाती है जिनको प्रोस्टेटिस वगैरह बोलते हैं, लोगों के दिन में 3-3 बार नाइट फॉल हो रहा है, तब उनका डिस्टरबेंस लाइफ में होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। कोई इस तरह का अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि स्टैमिना बढ़ानी है, तो एक तो तरीका है कि लॉन्ग टर्म में आप कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे, और अगर शॉर्ट टर्म में स्टैमिना बढ़ाने की बात आई तो उसके लिए वो टैबलेट की बात आती है। तो ज़रा इन दोनों चीज़ों पे आप प्रकाश डालें, बताएं। देखो, स्टेमिना बढ़ाना, सबसे पहले तो आपको दौड़ कौन सकता है? मैदान में वो दौड़ सकता है जो फिट है। सेक्स वही कर सकता है जो फिट है। सेक्स मुर्दे नहीं कर सकते। तो फिटनेस बहुत जरूरी है। यदि आप अच्छे, तंदुरुस्त, मजबूत हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छी नींद लेते हो,
तो आपकी सेक्सुअल पावर अच्छी रहेगी। पर आप रोज 10 सिगरेट फूक रहे हो, 2 बोतल दारू पी रहे हो, 100 किलोमीटर बाइक चला रहे हो, रात को 11 बजे ऑफिस से आ रहे हो, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ हो सकता है आज अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि साल 1.5 साल बाद आप की सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाएगी। तो सेक्स शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर महत्वपूर्ण हिस्से की बड़ी केयर जरूरी है। यदि आप बाजार में सेक्स खरीदने जाते हो तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब कितना प्रीशियस एक्ट है। तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। और मैं मेरे हर मरीज से एक ही चीज बोलता हूं कि तू चाहे तेरे लिए फिट रहे या नहीं रहे, सेक्स के लिए फिट रहे। जिस आदमी का सेक्स खत्म होता है उसके मन की व्यथा बड़ी खराब होती है कि उसको लगता है कि जीवन ही खत्म हो गया साहब, अब क्या बचा मेरे पास, मतलब मेरी दुकान ही काम नहीं कर रही, मतलब उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। उसके पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, मकान है, बच्चे हैं, सब है, पर जिस दिन उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तब उसको लगता है अब जीने का कोई फायदा ही नहीं है, तो बचा ही नहीं कुछ लाइफ में। तो इसका मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब यदि हम बात करें स्टेमिना बढ़ाने वाली गोलियां हैं, तो स्टेमिना बढ़ाने वाली गोलियां अच्छी चीज है, मैं उनको बुरा नहीं मानता। चाहे वायग्रा हो, चाहे टाडालाफिल हो, चाहे एवनाफिल हो, PDE5 इनहिबिटर्स उसको बोलते हैं, दे आर वंडरफुल मॉलिक्यूल्स। बट अगेन कि पैरासिटामोल एक अच्छी दवाई है पर वो हर आदमी नहीं खा सकता। और व्हेन यू आर एडिक्टेड टू पैरासिटामोल या व्हेन यू आर एडिक्टेड टू एनी मॉलिक्यूल, आपकी लाइफ खराब हो जाती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हर किसी के लिए नहीं है। और मेरे जो भी वीडियोस देखता है या जिसने भी मुझे सुना है पहले, वो मेरे कमेंट बॉक्स में देखेगा बहुत सारे लोग हैं जो मैंने हमेशा बोला है कि वायग्रा खाने से अटैक आता है। यदि आपका प्रॉपर डायग्नोस नहीं हुआ और आपके डॉक्टर ने, आपके वैद्य ने, आपके हकीम ने पूरी आम में पीस के आपको वायग्रा दे दी है और आपके अटैक आ रहा है, तो ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को आता है। सर खबरें तो आई हैं और ऐसे बहुत सारे बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं कि किसी होटल में गए, एक अच्छी लाइफ के अच्छा पार्टनर उन्होंने एस्कॉर्ट लिया, पैसा भी दिया, और जब गोली लेके गिरने लगे तो अटैक आ गया, तो वो बड़ी बैड सिचुएशन होती है। सो अगेन दीज आर वंडरफुल मॉलिक्यूल्स। इनका जो काम होता है ये हमारी लिंग की नसों के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, लिंग को डायलेट कर देता है, वेन्स को डायलेट कर देता है। लिंग में पाइप है, वो जब बड़ा हो जाएगा तो ब्लड आ जाएगा और आपका इरेक्ट हो जाएगा। पर यदि ये जो पाइप है ये गल चुका है तो फिर इसमें कितनी वायग्रा डाल दो, इसमें नुकसान ही होता है। So, आपको वायग्रा या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लेने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मेडिकल साइंस के अंदर जिनमें लिखा हुआ है कि इस गोली के साथ वायग्रा लोगे तो मरोगे ही मरोगे। जैसे कि नाइट्रेट्स है, तो नाइट्रेट की गोली पे ही लिखा हुआ है या वायग्रा की गोली पे ही लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन विद नाइट्रेट्स। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ आप लेते हो तो 110% आप किसी अस्पताल के ICU में लैंड अप हो गई यदि आपकी किस्मत अच्छी है, और नहीं तो हो सकता है वहीं से लट लो। तो जो काम व्याग्रा करती है, क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी है, कोई ऐसी चीज? तो ये तो एक एलोपैथ की मेडिसिन हो गई, कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई अपना नेचुरल तरीका भी है कुछ इस तरह का? ऐसे सैकड़ों मॉलिक्यूल्स हैं जो वायग्रा से बेटर काम करते हैं, बेटर उससे बेटर काम करते हैं और उस डिजीज को रिवर्स करते हैं, उस बीमारी को खत्म करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट अगेन यू हैव टू विजिट द डॉक्टर, बिकॉज वो चेक करेगा कि जो आपका बीमारी है वो साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, हार्मोनल है। हो सकता है आपको किसी दवाई की जरूरत ही नहीं हो, सिर्फ आप दिमाग में ही सोच रहे हो कि मेरे को ED है, मेरे को ED है, जबकि आपको बहुत अच्छा मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है, बहुत अच्छे हार्मोन लेवल है, सिर्फ साइकोलॉजिकल ED है। काउंसलिंग ही तो करनी है। रोज पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मेरा पेनिस का साइज छोटा है, और जब मैं उसको बोलता हूँ उतारो चेक करते हैं, मैंने कहा यार तेरा साइज तो इतना बढ़िया है कि तू पॉर्न स्टार बन सकता है। तो आधी बीमारी तो सिर्फ डॉक्टर के कहने से खत्म हो जाती है। वो सिर्फ वैलिडेट करवाने आया था कि यार मेरा छोटा तो नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे बोल दिया। इस साइज को लेकर मेरा एक सवाल था, भी आपने भी चर्चा कर दी, जरा इसको थोड़ा सा और बताइए कि क्या वाकई कोई एक स्टैंडर्ड साइज है जैसे कि पॉर्न में दिखता है, तो वो तो देख के लोगों की आंखें पट जाती हैं और उस तरह का एक डिजायर और चीजें होती होंगी, सही इसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? देखो लिंग का साइज जो है ना
वो हर कम्युनिटी, हर रेस, हर जेनेटिक्स में अलग अलग होता है। पर यदि एवरेज साइज 5 से 6 इंच है खड़ा होने के बाद, तो एक नॉर्मल हेल्दी साइज है। अब यदि हम पॉर्न स्टार के साइज की बात करें, तो पहला तो पॉर्न इंडस्ट्री में जाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए। ऐसा बॉडी बिल्टअप होना चाहिए, किसी 150 किलो के हाथी से पॉर्न का काम नहीं कराएंगे। तो उन लोगों का पेनाइल साइज थोड़ा बड़ा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके इंजेक्शंस लगा लगा के उसको और बड़ा कर देते हैं। तो देयर आर सम इंजेक्शंस, जब उसको इंजेक्ट करते हैं तो लिंग का साइज टेम्परेरीली बढ़ जाता है। यदि हम एक फीमेल की वजाइना की बात करें, तो जो फीमेल का वजाइना है उसमें जो सेंसिटिव एरिया है वो सिर्फ शुरू का 2 से 2.5 इंच ही है, यानी कि इतना ही है। सो इफ यू हैव दैट मच साइज ऑफ पेनिस एंड यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, तो आप उस फीमेल को सेटिस्फाइड कर दोगे। औरत को सेटिस्फाइड करने के लिए लिंग बड़ा नहीं चाहिए, बड़ा से औजार क्या बड़ा मतलब नहीं चाहिए। साइज थोड़ा अगर साइज बड़ा नहीं लेंथ चाहिए। और डायमीटर वो मतलब हाँ, वो बड़ा नहीं चाहिए। दोनों की जरूरत नहीं है। नहीं, इतना बहुत है, 5 से 6 इंच बहुत है। अब लोगों को चाहिए 11 इंच, 17 इंच, 12 इंच। नहीं, यू डोंट नीड ए बिग तलवार टू, किसी लड़ाई को जीतने के लिए तलवार की साइज नहीं होती। आप कितना अच्छा सेक्स करते हो, आप लंबा लेकर जा रहे हो, आपको खेलना ही नहीं आता, तो क्या करोगे उसका? बट अगेन, यदि आपका माइक्रो पेनिस है, 2 इंच से छोटा है, और टाइमली आपका डायग्नोस हो जाए, तो आप उसको बड़ा भी कर सकते हो। एक और विषय है सर, समलैंगिकता, जिस पर एक वक्त में तो बिल्कुल आवाज़ नहीं उठती थी, अब तो फिर भी लोग खुल के आते हैं। ये इस तरह की भी मतलब लोग आते हैं, और इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, समलैंगिकता है ये सदियों से। अगेन, हमारे आप जाएंगे मंदिरों में तो आपको समलैंगिकता दिख जाएगी। और समलैंगिकता सिर्फ ह्यूमन रेस में ही नहीं है, करीब 1500 प्रजातियां ऐसी है जो समलैंगिक है, जैसे कि शेर, जिराफ, वेल, ये समलैंगिक है। ये मतलब एक साथ ग्रो करते हैं, कि जैसे खुद मेल टू मेल एक दोस्त बन जाएंगे और बच्चों को बड़ा करेंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि सिर्फ पुरुषों में इसको, हमारी ह्यूमन रेस के अंदर इसको एबनॉर्मल बोला गया है। अब यदि कोई बच्चा है वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, तो वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? वो नॉर्मल है। तो बस एक अलग वर्च्यू के साथ है वो। हाँ, कि यदि किसी की आंखें ब्लू है तो वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल? वो नॉर्मल है। कि जब आप पेट में होते हो, तो जो हमारा जेनेटिक्स है, जो हमारी सेक्सुअलिटी है, वो वहीं डिसाइड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कल आप बोलो कि यार टुडे आई वांट टू लिव ए गे लाइफ, आज मैं गे लाइफ जीना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है गे लाइफ जीने का। या कोई लड़की बोले कि आज मैं सेक्सुअली लेस्बियन लाइफ जी लेती हूँ, उसके हाथ में नहीं है, और उसके करने से ऐसा हो नहीं जाएगा। इट्स इनबिल्ट, ये इनबिल्ट है, एंड इट्स अ नेचुरल थिंग। तो ये कोई बीमारी नहीं है, और उनको हमें ये बताना भी नहीं कि ये बीमारी है। आपने किसी ऐसी लड़की की जो लेस्बियन है, उसकी शादी जबरदस्ती कर दी, तो इससे बड़ी दुर्घटना कुछ नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो लड़की अपना जीवन खराब कर रही है, और जिस परिवार में जा रही है उन लोगों की लाइफ खराब करेगी। सेम विथ ए गे मेल, कि आप गे हो और आपकी शादी लड़ झगड़ के, कूट काट के, पीट पाट के आपकी शादी किसी अच्छी महिला से कर दी, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ का तो कचरा हो गया, क्योंकि आपको फीलिंग ही नहीं आएगी उस औरत के साथ। तो ये जो है, ये सब LGBS की जो एक कैटेगरी बोली जाती है, वो बाहर से या फिर माहौल की वजह से नहीं आ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी साहब नया फैशन चल गया तो लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं। वो थे, अब उनके बातों में क्योंकि लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बोलने लगे। पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मेरा बेटा है, ये ऐसा कर रहा है कि ये बोल रहा है कि ये गे है। पहले वो बोलता ही नहीं था, वो जिंदगी ऐसे घुटक में निकाल दी थी। यदि सुसाइडल टेंडेंसी देखोगे तो आप LGBT कम्युनिटी के अंदर 30% ज्यादा है, और वो इसलिए नहीं कि वो गे हैं, जो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस है वो कम है। एक सर टर्म आता है धात सिंड्रोम करके, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इससे भी लोग मतलब मैक्सिमम लोग तो इससे कहीं ना कहीं गुजरते ही होंगे, लेकिन इसको लेके कहीं ना कहीं एक टैबू है दिमाग में। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे को धात हो रहा है, टट्टी के साथ चिपचिपा सा आता है। जब मैं पेशाब करते समय जोर लगाता हूँ तो वो
चिपचिपा सा आता है, बट अगेन दिस इज नॉट ए डिजीज। ये सिर्फ इसी तरीके से आता है या और भी कोई रीजन होता है? जैसे आपने किसी महिला को बात कर रहे हो, पेशेंट आके बोल रहा है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो चिपचिपा सा हो जाता है, तो मैंने कहा मेरे से बात कर सेक्स की, तेरा हो रहा है क्या चिपचिपा? तो बोलता नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नेचुरल है, ब्रेन को पता है कि डॉक्टर कौन है और गर्लफ्रेंड कौन है। सेम विथ कि वो टट्टी के साथ चिपचिपा जो आ रहा है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है। जब वो एक्सेस में बन जाता है तो जब गुदा से प्रेशर लगता है तो चिपचिपी सी कुछ बूंदें निकल जाती है। इसके लिए लोग लाखों रुपए हकीमों को लुटाते रहते हैं और हकीम उनको बेवकूफ बना बना के लाखों रुपए के पैकेजेस लूटते रहते। मतलब इस तरह की जब डिज़ायर होती है तो लोग अलग अलग दूसरे तरीके अपनाते हैं। हम लोग की जब फ़ोन पे बात हो रही थी तो आपने गणिकाओं वर्ड का नाम लिया था कि पहले के टाइम में जो वात्स्यायन कोक शास्त्र उन्होंने लिखा है, कामसूत्रा लिखा है उन्होंने, तो उसमें गणिकाओं की भी चर्चा है और उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से उस वक्त लिया जाता था। बट आजकल तो चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। देखो हमारा, मैंने आपसे क्या कहा कि हम सेक्स के सुप्रीम थे और बाकी की चीजों में तो माने या नहीं माने कि उड़ने वाले विमान थे या नहीं थे, लेकिन कामसूत्रा तो था। ब्रिटेन की जो लंदन की लाइब्रेरीज में है बुक्स ओरिजिनल। तो गणिकाओं का बहुत बड़ा स्टेटस हुआ करता था और वो जो स्टेटस था उस समाज के जो समृद्ध लोग होते थे उस समृद्ध लोगों को वो सेक्सुअली एजुकेट करती थी, इंटरटेन करती थी और सेक्सुअल प्लेजर देती थी। राजा अपनी बच्चियों को, बड़े प्रतिष्ठित लोग अपनी बेटियों को गणिकाओं के पास भेजते थे कि ये सीख के आए कि आपका जब परिवार चालू होगा तो सेक्स एजुकेशन सीख के आए। सेक्स एजुकेशन कौन सिखाएगा? गणिकाएं सिखाती थी। उनका सोसाइटी में एक बहुत अहम हिस्सा होता था, उनको गंदी नजरों से नहीं देखा जाता था। बड़े प्रतिष्ठित लोग होती थी और बहुत वेल्दी होती थी और जब वो बूढ़ी हो जाती थी तो अपने जगह से जाके किसी दूसरी जगह में एक अच्छा जीवन व्यतीत करती थी शादी करके। अब क्योंकि वो खूबसूरत थी, एजुकेटेड थी। अब आज की तारीख में गणिकाएं तो बची नहीं। अब आज कौन बचा? प्रोस्टिट्यूट्स बचे, एस्कॉर्ट बचे, स्पा सेंटर वाले बचे। तो वो गणिकाएं का कल्चर ही खत्म हो गया। एक सर इसमें एलार्जिनिन जेल की बात आती है एरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेके, वो ठीक है या क्या है, या वो काम करता है या बस वैसे ही है? नहीं, इट्स अ वंडरफुल मॉलिक्यूल। बेसिकली जो एलार्जिनिन है इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है और इसको नोबेल प्राइज इसलिए मिला था कि इसकी वेजोडाइलेशन प्रॉपर्टी है कि जब ये बॉडी में जाता है तो ये नसों को खोल देता है, डायलेट कर देता है वेन्स को। तो जब आप एलार्जिनिन जेल, जैसे कि पीलार्ज जेल आता है, आप उसको रोज लगा के रात को सोते समय अपने पीनिस पे मसाज करते हो तो जो इरेक्शन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन, नसें खुलने लगती है। तो ये इमीडिएट होता है, सिर्फ तत्कालिक फायदा देता है? इमीडिएट नहीं, ये इमीडिएट तो फायदा देता ही देता है, पर यदि आप रेगुलर करते हो तो वेजोडाइलेशन होगा और रोज आपकी जो ब्रेन है, जब आप रोज मसाज करोगे तो जो ब्रेन नसें भी खुलने लगती है। प्लस साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी फायदा होने लगता है कि एक आदमी रोज अपने पेनिस को 4-5 मिनट दे रहा है तो सिर्फ उसको उसी वक्त खड़ा नहीं करना है जब उसे एक्ट करना है, वो रोज इसको मसाज करके, इसको जैसे आप बालों पे भी रोज मसाज करते हो तो अच्छा फीलिंग आता है ना, तो रोज जब आप इसकी मसाज करोगे तो जो नसें ब्लॉक हो रही हैं वो धीरे धीरे खुलने लगती है, इरेक्शन की क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है। एक बार हम लोग बात कर रहे थे जब पॉडकास्ट से पहले, तो आप विद्युत जामवाल जो एक्टर हैं उनकी चर्चा आप कर रहे थे, वो किस संदर्भ में आपने की थी? देखिए, विद्युत जामवाल जो है ना वो बेसिकली मार्शल आर्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जानकार हैं। तो वो एक साउथ के अंदर एक विद्या है जिसको बोलते हैं कालानेरी विद्या। कालानेरी एक तरह की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर आप अपने शरीर से, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अपने शरीर से एक्सरसाइजेस करते हो। कैलेस्थेटिक्स बोलते हैं इसको। जैसे कि किसी जगह पे लटकना, अभी आप इस पोल पे लटक जाओ तो उसको कैलेस्थेटिक्स बोलेंगे, अपना वेट उठाना। तो इसके अंदर सेक्सुअल डिजीजेस के लिए उनका एक वीडियो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, उसके अंदर वो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज बता रहे हैं, टाइमिंग को कैसे बढ़ाना है,
तो एक बहुत बहुत बेहतरीन वीडियो है उनका, कालानेरी एक्सरसाइजेज, या विद्युत जामवाल का आप यदि सर्च करेंगे तो टाइम बढ़ाने के लिए कालानेरी फ्रॉम विद्युत जामवाल, यदि आप ऐसा सर्च करोगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइजेज बताई हुई है। यदि कोई आदमी वो रोज करने लग जाए तो बिलीव मी विद इन 15 डेज उसको टाइमिंग में आराम आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि वो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज एंड दीज नॉट इजी एक्सरसाइजेज। ये कोई आदमी ये सोचे कि मैं जाके कर लूंगा, नहीं, वो बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेज है। बट अगेन यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव होने लगेगी। आजकल तो वैसे सेक्स टॉयज भी ऑनलाइन और वैसे वैसे बहुत मिलने लगे हैं, इसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक नहीं है? नहीं, क्यों नहीं ठीक है? यदि नया मोबाइल आया तो उसको यूज करने में क्या बुराई है? तो सेक्स टॉय जो है बेहतरीन चीज है। सदियों से सेक्स टॉय यूज हो रहे हैं, सदियों से। यदि आप थाईलैंड में जाओगे तो थाईलैंड के अंदर पीनिस के बहुत सारे आपको लिंक की वो खिलौने मिल जाएंगे, टॉयज मिल जाएंगे। वो टॉयज यहाँ पे भी है, इंडिया में भी पहले यूज होते थे। शेप्स अलग थी क्योंकि उस टाइम पे मैकेनिकल इश्यूज, ऐसे मशीन्स नहीं थी, तो वो इस तरह से नहीं था। लेकिन आज की तारीख में जो सेक्स टॉयज आ रहा है वो वंडरफुल है। मैं हर उस आदमी को सेक्स टॉय बोलता हूँ यूज लेने के लिए जो मैस्ट्रुबेट कर रहा है, सेल्फ रहता है, अकेले रहता है, तो देयर आर डिवाइसेस विच कैन इम्प्रूव देयर एक्सपीरियंस ऑफ मैस्ट्रुबेशन। कि आप एक टॉय है जिसके अंदर वेजाइना को बनाया हुआ है, वेजाइना जैसा सिलिकॉन पैड दिया हुआ है, जब आप उसके अंदर पीनिस को डालोगे तो वो वाइब्रेट करेगा, सक करेगा, तो उससे क्या होगा कि आपको फील आएगा कि यू आर डूइंग सेक्स विथ ए फीमेल। तो एक तो आपने मैस्ट्रुबेशन वाला जो आपका हाथ वाला एक्सपीरियंस है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा आप थोड़ा सा रियल सेक्स फील करोगे। सो अगेन यदि आपको बहुत ज्यादा ठरक आ रही है और आप कभी ऐसा लगे कि मुझे कहीं जाना है या बैंकॉक जाना है, तो मैं यही कहूंगा कि तू ऑनलाइन अमेजोन से खरीद ले, दैट इज मोर सेफ। कम से कम कोई बीमारी तो लेके नहीं आएगा। एंड देयर आर डिवाइसेस फॉर फीमेल्स जिनके हस्बैंड्स नहीं है साथ में, तो अपने आप को, अपने कल्चर को करप्ट करने से अच्छा है कि एक वो डिल्डो खरीद ले। कि आपको इच्छा हुआ, आपने डिल्डो लिया या वाइब्रेटर लिया, अपनी वजाइना में डाला और एक्ट कर लिया, अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी कर ली, आई थिंक दैट इज मोर सेफ फॉर सोसाइटी आल्सो। बट अगेन कि हर चीज के प्लस भी और माइनस भी हैं। लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे भी जो 15-15 साल की उम्र में टॉयज ऑर्डर करने लग गए, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते इंटरनेट पे किसी को लेने से। तो यहीं पे हमें सेक्स एजुकेशन की जरूरत है कि भाई आप एक पॉलिसी को बनाओगे तो सही रहेगा, पर अगेन ये पॉलिसी पेरेंट्स डिसाइड करें और वो उनको एजुकेट करे कि दिस टॉय नॉट फॉर यू। आपके पास ऐसे भी लोग आते होंगे ना जो ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए किसी तरह के नशे का भी सहारा लेते हैं। जी, नशा जो है ना, जैसे कि जब भी कोई नशा करते हैं, जैसे कि आप शराब पी रहे हो, तो शराब क्या करेगा, आपके दिमाग को सुन्न कर देगा। जब आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने कहा कि मैं अफीम लेके सेक्स कर रहा हूँ और उससे मेरा टाइम बहुत बढ़ गया। अब अफीम या कोई भी नशा सेंट्रलाइज आपके सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है, आपके दिमाग को सुन्न कर देता है। तो आप जो एक्ट कर रहे हो वो प्लेजरेबल नहीं हो, कि मैकेनिकल हो जाता है, वो रोबोटिक हो जाता है। और जब आपका ब्रेन इस नशे का आदी हो जाता है तो फिर आपको उसके बिना सेक्स करना मुश्किल होता है। आप सेक्स कर ही नहीं सकते फिर बिना दारू पिए या बिना अफीम खाए या बिना और कोई नशा करे हुए। धीरे धीरे इन नशों की वजह से आपका बॉडी के अंदर जो डिस्टरबेंस होता है, जो उनके साइड इफेक्ट की वजह से तकलीफें होने लगती है, आपको परमानेंट ईडी और पीएमई हो सकता है। फिर वो नशा भी हेल्प नहीं करता है। सही बात है। आप तो तमाम तरह के लोगों को देखते होंगे, अलग अलग केस आपके पास आते हैं। कभी लगा कि यार ये केस बहुत चैलेंजिंग है, बड़ा अलग तरह का है, कुछ इस तरह का अगर आप शेयर करें? देखो मेरे पास तो अब इतना केस आता है कि मेरे को तो कभी लगता ही नहीं है कि कोई चैलेंजिंग है। और अब इतने केस में देख चुका, एक जैसे सैकड़ों, तो मुझे मतलब अब फील नहीं आता कि यार ये बहुत चैलेंजिंग है। मेरे को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस तब आता है
कि जब मेरे पास कोई 10th क्लास का बच्चा आता है या 9th क्लास का बच्चा बहुत अर्ली एज के अंदर, जिसकी उम्र अभी 14-15 साल है, एंड ही इज कंप्लेनिंग कि दैट डॉक आई एम हैविंग ईडी, तो मुझे अच्छा, सबसे पहले ये इरेक्टाइल लगता डिसफंक्शन। है हाँ, आई एम हैविंग ईडी एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि बेटा तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम अभी से कहाँ 9वीं क्लास के लड़के हो और तुम 9वीं क्लास की अपनी मतलब स्कूल की क्या क्लास की लड़की को सेट करके सेक्स करने की कोशिश कर रहे हो। तो दिस इज नॉट फॉर गुड फॉर यू, नॉट फॉर गुड फॉर हर, क्योंकि यदि वो प्रेग्नेंट हो गई तुम्हारी समझदारी के अंदर या मूर्खता के अंदर, तो उस लड़की का बड़ा खराब होगा। तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज ही पेड फॉर डिजीज नॉट फॉर योर ज्ञान। मोरल साइंस के लिए नहीं आया है वो मेरे पास। तो ऐसे लोगों को डील करने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। लड़कियों महिलाओं में किस तरह के केसेस और समस्याएं सामने आती हैं आपके सामने? ज़्यादातर जो फीमेल्स में समस्याएं आती है, एक तो लो लिबिडो, डिजायर कम हो जाती है फीमेल की एजिंग के साथ साथ। दूसरा वेजिनिस्मस एक बीमारी होती है जिसके अंदर जब पीनिस जब वेजाइना में जाता है तो उसको पेन होता है, मतलब जो वेजाइना की जो नलियां हैं वो सिकुड़ गई हैं, वो भिंच गई हैं, वो चिपक गई हैं। तो जैसे ही आप छोटी सी भी फिंगर डालोगे तो उसको पेन होगा, वो चीखेगी, चिल्लाएगी। तो अब इतना बड़ा पीनिस डालोगे तो उसके लिए वो बहुत पेनफुल है। तो ये शुरुआती दौर से ही होता है या ये फिर शुरू से प्रॉब्लम रहती ये है? शुरू से ही होता है। तो अब इस चक्कर में वो आदमी सेक्स ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो जैसे ही टांगों को ओपन करती है सेक्स के लिए तो चीखना चिल्लाना चालू कर देती है। उसके इतना सीवियर पेन होता है कि वो टॉलरेट ही नहीं कर पाती। तो ऐसे लोग एक्ट ही नहीं कर पाते 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको सही करते हैं, थेरेपीज बताते हैं, ट्रीटमेंट्स चालू करते हैं, तो सही हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी ठीक हो जाते हैं 100%। तो ये मेरा तो खैर ये सवाल था अगला ही कि क्या महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर पुरुषों की तुलना में पहले खत्म हो जाती है, ऐसा है क्या? महिला और पुरुष दोनों एक ही हैं, दोनों के अंदर एक ही सेल से वो डेवलप हुए हैं। तो डिजायर कम नहीं होती है न पुरुष की न महिला की, और न दोनों में से किसी एक की डिजायर ज्यादा होती है। लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहती है कि औरतों की सेक्स की भूख ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है, दोनों की भूख बराबर है। अब भूख ज्यादा किसकी रहेगी? भूख ज्यादा उसकी रहेगी जो फिट है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो ध्यान दे रहा है। जो महिला फिट है, जो खूबसूरत है, जो शरीर को तोड़ रही है, जिम में जाके डाइट पे बड़ा फोकस कर रही है, अपने लिए कॉन्शियस है, उसकी सेक्सुअल नीड ज्यादा होंगी। और मेनोपॉज से इसका कनेक्शन है? मेनोपॉज से इसका 100% कनेक्शन है। जैसे मेल मेनोपॉज है, टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो गया है, वैसे फीमेल मेनोपॉज है, उसका ईस्ट्रोजन बनना कम हो गया है, तो उसकी डिजायर कम होने लगेगी। सेक्स के दौरान जब वेजाइना के अंदर लुब्रिकेशन नहीं आएगा, पेन होने लगेगा, डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, तो वो सेक्स से थोड़ा दूर हटने लगेगी। प्लस एजिंग के साथ साथ फीमेल्स की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पोते पोती हो जाते हैं, तो उनका दिमाग थोड़ा उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। प्लस इंडियन सोसाइटी के अंदर फीमेल्स थोड़ी धार्मिक हो जाती है, तो ये भी एक रीजन है फीमेल्स की सेक्सुअल थोड़ी सी लाइफ कमजोर पड़ जाती है। मेल में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के भी कोई तरीके हैं, या फिर वो जो अगर कम हो गया तो बस कम हो ही गया, अब नहीं कुछ हो सकता? मेल और फीमेल दोनों के अंदर एक तो टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। तो आप हार्मोन रिप्लेस कर सकते हो, बाहर दवाई है, आप लो, उसके शरीर के अंदर डाल दो, चाहे गोली से, कैप्सूल से, इंजेक्शन से, जेल से, तो उनका वापस से वो हार्मोन बनने लगेगा। ये तो हो गया मेडिकेशन वाला तरीका। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन यदि कम हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें 3 चीजें, ट्रिपल एस मतलब आपको स्लिप, 6 से 7 घंटे की बहुत अच्छी नींद लेते हो, धूप लेते हो, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है। दूसरा, ऐसे स्वीट, यदि आप चीनी से दूर रहते हो, मीठे से दूर रहते हो, तो यदि आपका इंसुलिन लेवल बार बार बढ़ रहा और घट रहा नहीं है तो आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रहेगा। और तीसरा, ऐसे एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज, यदि आप सेक्स को लेके पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज करते हो, सेक्स की एक्सरसाइजेज करते हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन कभी भी कम नहीं होगा। आप 65-70 साल की उम्र में भी अच्छा सेक्स कर सकते हो। बढ़िया। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चा नहीं हो रहा है तो मेल में भी प्रॉब्लम होती है, फीमेल में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर मेल प्रॉब्लम की हम बात करें तो उसमें क्या कमी होती है जिसकी वजह से बेबी नहीं कंसीव हो पाता है?
मेल के अंदर जो मेजर इश्यू आता है वो स्पर्म काउंट या तो नील होता है, जिसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं, वीर्य बनता ही नहीं है, या ओलिगोस्पर्मिया होता है, स्पर्म की मात्रा कम हो जाती है। तो यदि एजोस्पर्मिया है तो एजोस्पर्मिया में हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि जो एजोस्पर्मिया है ये इनबिल्ट है, कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से कि बन ही नहीं रहा। यदि बन ही नहीं रहा तो उसका कोई इलाज नहीं है, देन यू हैव टू गो टू आईवीएफ। ओलिगोस्पर्मिया के अगेन बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। काफी लोगों में ट्रीटमेंट सक्सेस हो जाता है, काफी लोगों में ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हो सकता है, बिकॉज हम टेस्टिकल के अंदर घुस के नहीं देख सकते। बढ़िया। वक्त की भी पाबंदी है, सवाल तो बहुत सारे हैं, तो चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। ज्ञान आपका अथाह है, मुझे उम्मीद है कि फटाफट जवाब भी मिलता जाएगा। जहाँ ज़रूरत होगा थोड़ा सा आप उसको एलेबरेट भी कर लेना। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है ये है, मर्दों में हेल्थ को लेकर एक वो झूठ जो आपने सबसे ज़्यादा सुनी है, सबसे बड़ी गलतफहमी। सबसे पहले गलतफहमी है कि आदमी को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। उसको भी उतना ही दर्द होता है जितना एक फीमेल को होता है, उसको भी उतना ही इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है जब उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस वीक होती है। तो मर्द को ज्यादा दर्द होता है जब उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। लड़कियों में 8 गुना ज़्यादा सेक्सुअल क्षमता होती है। मैंने इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है कि पुरुष और महिला एक ही सेल से बने, उसमें 8 गुना और इसके अंदर 8 गुना कम नहीं है, दोनों में बराबर होता है। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट रॉन्ग चीज है। फीमेल जो है वो फैंटेसी के लिए बनी है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिएचर है जो एक ईश्वर या परमात्मा बना सकता था। उससे बेहतरीन कृति इस दुनिया के अंदर नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि उसकी नीड 8 गुना है। नहीं, वो 8 गुना केयर कर रही है आपकी। बढ़िया। मरीज गूगल करके ज्यादा परेशान होता है या दोस्तों की सलाह मानकर? गूगल तो कभी कभी अच्छे आंसर्स दे देता है, साइंटिफिक पेपर्स आपके सामने ला देता है, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो एक नंबर के बदमाश होते हैं। वही सबसे गलत ज्ञान देते हैं कि तेरा खड़ा नहीं हो रहा, वाइग्रा खा ले। तेरे को लड़की चाहिए, चल मैं तेरे को स्पा ले जाता हूँ। तो दोस्त सबसे ज्यादा कमीने होते हैं। लॉन्ग टर्म सेक्सुअल हेल्थ को लेकर आपका गो टू मंत्र क्या रहेगा? सबसे बेस्ट चीज है एक्सरसाइज करें, स्वीट्स कम खाएं, ओबेसिटी का ध्यान रखें। डायबिटीज कैपिटल है हिंदुस्तान, तो अपने आप को यदि डायबिटीज से बचा सके तो बचाएं, और यदि आपकी शुगर ज्यादा है तो HbA1c कंट्रोल में रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जो पत्नी है या जो आपका पति है उसको कभी भी अकेला ना होने दें, उसके साथ हमेशा प्रेम में रहें, उसको छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देते रहें। एक चीज जो हर पुरुष को अपनी डाइट में आज से ही शामिल करनी चाहिए, वो सुपर फूड कह लें अगर आप उसको, तो देखो दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा सेक्स करते हैं वो गरीब लोग हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो सेक्स के लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं है। एवरीथिंग विच इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर सेक्स। लेकिन मुझे जो 2 फ्रूट पसंद है, एक तो अनार और एक तरबूज। दोनों के अंदर, ये दोनों सिट्रस फूड है, उसमें एलार्जिनिन बहुत होता है, तो ये वेजोडाइलेशन करते हैं, नेचुरल वाइग्रा है। तो यदि आपको अनार और तरबूज कहीं से मिल जाए तो रोज खाना चालू करें। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बढ़ गई है ना, हर हाथ में फ़ोन है, वाईफाई और तमाम चीज़ें हैं। तो वो क्या चीज़ है जो आपको लग रहा है वो एक चीज़ जो पुरुषों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचा रही है और उस समय बचने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है, आप अपने पार्टनर को टाइम दें, फोन को टाइम नहीं दें। हम सबसे ज्यादा फोन स्क्रॉल करते हैं और 10 मिनट भी अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते। हम फोर प्ले पे फोकस नहीं करते हैं, हम आफ्टर प्ले पे फोकस नहीं करते हैं। तो सेक्स एक 2 मिनट का मैगी का नूडल नहीं है कि जो आपने डाला और खा लिया। सेक्स सोने की पिल भी नहीं है कि आपने गया और सेक्स करके आ गए। सेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके 4 बड़े हिस्से हैं। प्रेम, इमोशनल, दूसरा फोर प्ले, तीसरा आफ्टर प्ले और पेनिट्रेशन और थ्रस्ट। जब आप कंप्लीटली इन एक्ट को जानते हो तो आप और आपका पार्टनर कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल्स में नहीं जाता। वाह, बढ़िया। एक 20 साल के युवा को, लड़के को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो उसके हित में हो, खासतौर से इस तरह की समस्याओं को लेकर? 20 साल के लड़के को एक ही सलाह रहती है कि सेक्स जो है वो जीवन में कभी भी सही किया जा सकता है, कभी भी उसकी तकलीफों को दूर किया जा सकता है। लेकिन कैरियर यदि आपका एक बार आपके हाथ से निकल गया, आपके दोस्तों के चक्कर में, अय्याशी के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में या किसी और चक्कर में, तो फिर जीवन भर आप धक्के खाते हो।
बहुत बढ़िया सर। अब कहा जाए कि असली मर्दानगी जो है वो ताकत में नहीं, अपनी कमियों को समझने में, उसे सही करने के साहस में कही जा सकती है। तो डॉक्टर साहब ने तमाम तरह के ऐसी समस्याओं पर बात की, उस पर सलाह दिया। उम्मीद है कि आप इसे मानकर इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में खुशियों की बौछार लेकर आएंगे। बाकी आपके भी कुछ सवाल हों, कुछ और जानना चाहते हों, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं और डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दिया जाए, और बाकी डॉक्टर साहब के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप मिलकर जानना चाहते हैं तो ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।